Hello, I am Aditya Bhalotia from IIT Delhi 9 Pointer. माय डिपार्टमेंट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है रिकर्शन। रिकर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जगह पे आगे जैसे जब हम लूप्स करेंगे तो रिकर्शन से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है लूप्स की भी। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अब क्यों यूज़ करते हैं। अब अगर याद हो तो मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि एक फंक्शन मैंने लिखा था मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ए और बी को, वेयर ए कॉमा बी आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो वो फंक्शन अगर मैंने याद हो तो कैसा लिखा था कि एफ ए कॉमा बी इज ज़ीरो इफ बी इक्वल टू ज़ीरो एंड इट इज़ ए प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन इफ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं देखूं तो मुझे एफ ऑफ ए कॉमा बी कैलकुलेट करने के लिए एफ ऑफ ए कॉमा बी माइनस वन की जरूरत पड़ रही है और ए कॉमा बी माइनस वन कैलकुलेट करने के लिए ए कॉमा बी माइनस टू की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप से अगर मैंने इसको मैं नीचे लेके जाता रहा बी माइनस टू, बी माइनस थ्री, बी माइनस फोर, तो एक पॉइंट आएगा जब वो जगह ये बी माइनस बी। और अगर उसके बाद मैं और लेके गया, अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं, सपोज एक बार मैं इस कंडीशन को स्ट्राइक ऑफ करता हूँ, तो बी माइनस बी के बाद वो बी माइनस बी प्लस वन हो जाएगा, जिसके कारण कि ये अब अगर हम देखें तो ये नीचे की ओर चलता जाएगा। ऐसे तो फिर ये मेरे को कभी आंसर ही नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। अब मुझे ये पता है, श्योरली पता है कि अगर बी जीरो होगा तो प्रोडक्ट जीरो आना है। तो मैंने क्या किया कि जब बी जीरो होगा तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जैसे ही तुमको बी जीरो इनकाउंटर हो तो तुम फंक्शन की वैल्यू जीरो रिटर्न कर दो। तो जैसे ही जीरो मेरे को रिटर्न होके मिलेगी वैसे ही मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं क्या है कि वैल्यूज पुट करता जाऊंगा। जैसे अगर मैं देखूं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे अगर मुझे एफ ऑफ टू कॉमा थ्री था तो मुझे मिलना था एफ ऑफ टू कॉमा टू, टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा टू। फिर ये मिलता टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा वन इज इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा जीरो। अब अगर ये कंडीशन नहीं होती तो ये बन जाता टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस एफ ऑफ टू कॉमा माइनस वन। सो ये ऐसे करके नीचे पीछे चलता जाता। बट हम ये तो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आंसर आ जाए। तो मैंने बोला कि मुझे ये तो पता है ना कि टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा। तो मैंने बोला कि बी जब ज़ीरो हो तो ज़ीरो आंसर दे दो। तो उसने ज़ीरो आंसर दे दिया। तो बस मेरे को आंसर मिल गया टू प्लस टू सिक्स। ठीक है। अब एक्चुअली अब कंप्यूटर क्या करेगा इसमें, मैंने टू कॉमा थ्री मांगा कंप्यूटर से, उसके पास टू कॉमा थ्री तो है नहीं अभी। अब सबसे पहले वो लाएगा टू कॉमा टू, उसके पास टू कॉमा टू भी नहीं है। अब उसके वो लाएगा टू कॉमा वन। हम भी तो यही कर रहे हैं कि हमारे पास टू कॉमा टू नहीं था तो हमने टू कॉमा वन का यूज़ किया। टू कॉमा वन भी नहीं है हमारे पास तो टू कॉमा जीरो का यूज़ किया। टू कॉमा जीरो हमें मिला, अब मैंने उसको पुट किया। अब वो एफ ऑफ टू कॉमा वन में जाएगा, एफ ऑफ टू कॉमा वन यहाँ पुट करेंगे तो उससे मेरे को एफ ऑफ टू कॉमा टू मिलेगा। एफ ऑफ टू कॉमा टू मिलने से एफ ऑफ टू कॉमा थ्री मिलेगा मुझे। तो इसी चीज़ को हम रिकर्शन कहते हैं कि मैं रिपीटेड कॉलिंग कर रहा हूँ एक फंक्शन की। और ये जो केस ये जो हमने एक बेसिक सा केस लगाया है कि ये जो हमें कंफर्म पता था कि बी जब जीरो होगा तो प्रोडक्ट मेरा जीरो आएगा, इसको हम लोग बेस केस कहते हैं। और बेस केस बहुत ज़रूरी है रिकर्शन में, नहीं तो वो रिकर्शन चलता जाएगा और एक एरर दे देगा कंप्यूटर। रिकर्शन में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि रिकर्शन लगाना किस पे है। अब जैसे मुझे प्रोडक्ट करना था तो मुझे ये पता है कि मुझे ए के एडिशन पे लगाना है। तो सिमिलरली मुझे ये पता होना चाहिए कि रिकर्शन किस पे लगना है और बेस केस क्या होना है, क्योंकि बेस केस यानी ऐसी होनी चाहिए जो कभी ना कभी रीच हो। मतलब बेस केस ऐसी ना हो कि जो मतलब फंक्शन चलता जाए और वो कभी पहुंचे ही नहीं। तो फंक्शन चल रहा है और मेमोरी खा रहा है लेकिन वो कोई आंसर रिटर्न नहीं कर रहा, तो फाइनली कंप्यूटर उसे सप्रेस कर देगा और एक एरर दे देगा। अब रिकर्शन का यूज़ हम देख लेते हैं एक बार कैसे हम फंक्शन कंप्यूटर में करेंगे। तो यहाँ हम एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन जो मैंने बनाया था वो रिकर्शन का यूज़ से मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई ए कॉमा बी, जिसको मैंने बोला कि ये फंक्शन जो है ए इंटू बी देता है। इस फंक्शन का काम ये होगा कि ए इंटू बी रिटर्न करे। सिमिलरली अब जब जैसे मैंने लास्ट पेज पे जो फंक्शन लिखा था उसमें बोला था कि अगर बी जीरो है तो जीरो रिटर्न कर दो। तो
अगर मेरा b जीरो है तो जीरो रिटर्न होगा, ये कंडीशन मैंने लगा दी। लेकिन अगर b जीरो नहीं है तो मैंने क्या बोला था, a प्लस उस फंक्शन के अंदर a कॉमा बी माइनस वन, तो सेम चीज मैंने रिटर्न a प्लस उस फंक्शन के अंदर a कॉमा बी माइनस वन। अब इसमें होगा क्या, जब a कॉमा बी हम कॉल करेंगे तो a प्लस मल्टीप्लाई ऑफ a कॉमा बी माइनस वन कॉल होगा। तो a प्लस मल्टीप्लाई ऑफ a कॉमा बी माइनस वन पे तो फंक्शन कंप्यूटर देखेगा अच्छा मल्टीप्लाई ऑफ a कॉमा बी माइनस वन चाहिए, तो वो फिर से मल्टीप्लाई के अंदर a कॉमा बी माइनस वन डालेगा, फिर चेक करेगा क्या b माइनस वन जीरो है। अगर आंसर मिलता है हाँ तो वो जीरो दे देगा, जिसके कारण मल्टीप्लाई ऑफ a कॉमा बी माइनस वन मुझे जीरो मिल जाएगा। अब वो जीरो लेके जब रिटर्न आएगा तो मुझे मिलेगा रिटर्न ए प्लस ए कॉमा ए प्लस जीरो, जो कि चूंकि मल्टीप्लाई ए कॉमा बी माइनस वन जीरो हो चुका है। तो अब अगर हम देखें इसको स्टैक्स का यूज करके तो ये होगा क्या, मेन है, ये मेन स्टैक है, मैं मेन स्टैक में बिल्ड करूंगा ये मल्टीप्लाई फंक्शन, ये है मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। जब मैं ए कॉमा बी बुलाऊंगा तो ये इसके ऊपर ए कॉमा बी माइनस वन बिल्डअप करेगा, मल्टीप्लाई ए कॉमा बी माइनस वन। अब जब मैं ए कॉमा बी माइनस वन बुलाऊंगा तो ये फिर मल्टीप्लाई ए कॉमा बी माइनस टू करेगा। सिमिलरली ये ऊपर की ओर बिल्डअप करता जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई ए कॉमा जीरो हो जाएगा तब ये रिटर्न करेगा जीरो, ये वैनिश होगा। सिमिलरली ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, सिमिलरली यहाँ से जब आएगी तो ये वाला रिटर्न होके वो ऊपर वैनिश होता जाएगा। और जब इसके पास वैल्यू आ जाएगी ए कॉमा बी माइनस टू की तो फिर ये रिटर्न करेगा मुझे यहाँ पे और ये वैनिश हो जाएगा। फिर जब इसके पास वैल्यू आ जाएगी तो ये रिटर्न करेगा और फिर ये वैनिश हो जाएगा। और फाइनली ए कॉमा बी मेरे को मेन फंक्शन में कुछ रिटर्न करके ये वैनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टैक्स बिल्डअप होते जाएंगे। तो अगर मैं देखूं रिकर्शन में तो बहुत सारे फ्रेम्स बिल्ड हो रहे हैं स्टैक में, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस, अगर मैं इन रिकर्शंस का यूज़ करूं तो स्पेस की कई बार इशू आ सकती है या टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है इन रिकर्शंस को। सो इसका मतलब ये इस तरीके से स्टैक फ्रेम से तो हमने समझ लिया ये ऐसे काम कर रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम माने कि ए मल्टीप्लाई फोर कॉमा थ्री क्या कर रहा है, तो मल्टीप्लाई फोर कॉमा थ्री क्या होगा, फोर कॉमा थ्री डालेंगे तो चेक करेगा कि थ्री जो है क्या जीरो है, नहीं है, तो नेक्स्ट कंडीशन में आ जाएगा थ्री जीरो से बड़ा है, हाँ है, तो रिटर्न कर दो ए प्लस। अब यहाँ आके कोड क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा जैसे ही मल्टीप्लाई फोर कॉमा टू इनकाउंटर हो जाएगा, इसको थ्री माइनस वन इज टू, तो जैसे ही मल्टीप्लाई फोर कॉमा टू इनकाउंटर होगा फिर से ये मल्टीप्लाई रन होने जाएगा। अभी इस स्टैक से ये बाहर निकल जाएगा और ये एज इट इज मेमोरी में पड़ी रहेगी जहाँ पे यहाँ कोई वैल्यू रहेगी नहीं। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये इस स्टैक को क्रिएट करेगा और इस स्टैक को क्रिएट करने के लिए क्या करेगा, फोर कॉमा टू पास करेगा इस फंक्शन में, चेक करेगा क्या टू इक्वल टू जीरो है, नहीं, क्या टू जीरो से बड़ा है, हाँ, तो इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा, रिटर्न फोर प्लस मल्टीप्लाई ऑफ फोर कॉमा वन। अब यहाँ भी जगह खाली बच गई क्योंकि फोर कॉमा वन तो है नहीं कंप्यूटर के पास। अब वो इस जगह पे बैठा है अभी, अब वो यहाँ आ जाएगा फोर कॉमा वन कैलकुलेट करने के लिए। अब बोलेगा ठीक है फोर कॉमा वन कैलकुलेट करना, इसमें पास करो, तो वन क्या जीरो के बराबर है, नहीं, क्या वन जीरो से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फोर प्लस मल्टीप्लाई ऑफ फोर कॉमा जीरो। माइंड इट की फोर कॉमा जीरो मल्टीप्लाई भी नहीं है अभी कंप्यूटर के पास, क्योंकि कंप्यूटर ने अभी कोड रन नहीं किया है उसके लिए, तो ये भी अभी बचा रहेगा और इस स्टैक पे पहुंचेगा, टॉप स्टैक पे। टॉप स्टैक में जाएगा तो फोर कॉमा जीरो क्या बी जीरो है, हाँ जीरो है, तो रिटर्न कर दो जीरो, तो यहाँ आंसर इसको जीरो मिल गया। अब फंक्शन के पास ये वैल्यू मिली, ये फंक्शन लेके यहाँ जाएगा, यहाँ पुट करेगा, यहाँ से इसको मिलेगी फोर, ये वैल्यू लेके यहाँ जाएगा, यहाँ से इसको मिलेगी फोर फोर एट, फिर ये वैल्यू लेके ये यहाँ जाएगा, इसको यहाँ रखेगा, एट प्लस फोर ट्वेल्व। अब देखो यहाँ हर जगह मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, ये वैल्यू यहाँ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने रिटर्न कराया है कुछ। अगर मैं रिटर्न नहीं कराता तो यहाँ पर कोई वैल्यू मुझे वापस मिलती नहीं। इसका मतलब दिस रिटर्न कीवर्ड हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रिकर्सिव कॉलिंग। अगर मैं रिटर्न की जगह प्रिंट जीरो कर देता तो जीरो प्रिंट हो जाता और बाकी जगह पे इनवैलिड आ जाता, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर मैं रिटर्न नहीं कराता हूँ किसी फंक्शन से कुछ तो वो नन रिटर्न करेगा, और नन में ए जोड़ना कोई सेंस नहीं बनाता है।
तो यहाँ से 12 आ गया। अब ये फंक्शन मुझे 12 रिटर्न करके दे देगा और मैं यहाँ प्रिंट करा लूंगा वैल्यू नेक्स्ट लाइन में फंक्शन के बाहर। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 4 × 3 मुझे 12 दे रहा है। आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इनके करेक्टनेस को प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब देखते हैं कैसे हम फैक्टोरियल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिकर्जन में। अगर हम फैक्टोरियल देखें तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 when n equal to 0 and this is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 into 1, ठीक है, if n is greater than 0। इसका बेस केस हम यहाँ से देख सकते हैं। आई गेस ये ट्रिक एक वर्क कर सकती है कि एन जनरल फंक्शन लिखने की कोशिश करनी चाहिए मैथमेटिकल, उससे मुझे आइडिया लग जाता है हमेशा कि बेस केस कैसा है। और बाकी तो फिर अगर हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा हाँ इसका बेस केस ये लेना है। कई बार हमें ये दिखेगा कि हमारे पर्पस के लिए जो कोड बनाना है उसका बेस केस कहीं ज़्यादा अच्छा है जनरल कोड बनाने से। तो अगर हमें सिर्फ सिंगल पर्पस के लिए कोड बनाना है तो उसके लिए अच्छा है कि हम एक एफिशिएंट एल्गोरिदम लिखें। हम एक अच्छा बेस केस चूज करेंगे, ना कि एक ऐसा बेस केस जो ज़बरदस्ती का कैलकुलेट हो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। हम देखेंगे कि क्या अगर n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 1, जैसा कि हमें n फैक्टोरियल में दिख रहा है। सिमिलरली अगर n 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं देखूं तो ये n-1 n-2 इंटू 1 क्या है, n-1 फैक्टोरियल ही तो है लिखा हुआ। इसका मतलब n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब n फैक्टोरियल की मुझे वैल्यू मिल चुकी है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूँ तुम मुझे n-1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दो, मैं तुम्हें n फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दूंगा, तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि n फैक्टोरियल की वैल्यू है n इंटू फैक्टोरियल n-1। इसका मतलब कि अगर हम देखें तो ये रिकर्सिवली फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करता जाएगा, बार बार कॉल होगा। लाइक n कैलकुलेट करने के लिए n-1 वाला, n-1 के लिए n-2 वाला। सिमिलरली जब 0 पे पहुंच जाएंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगर हम इसको स्टैक फ्रेम से समझना चाहें तो एक स्टैक बिल्डअप होगा। सिमिलरली जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, मेन स्टैक है, मेन में फैक्टोरियल फंक्शन होगा, इसके ऊपर में स्टैक्स बिल्डअप होते जाएंगे, फाइनली टॉप स्टैक पे आएंगे जिसमें मेरे को फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, ये स्टैक डिलीट होगा। फिर यहाँ से जब रिटर्न इस फंक्शन में कुछ आएगा तो ये स्टैक ऊपर वाला डिलीट होगा, जब ये रिटर्न कर देगा तो ये डिलीट हो जाएगा, फिर जब ये रिटर्न कर देगा ये डिलीट हो जाएगा, और फाइनली फैक्टोरियल फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। मेन फंक्शन हमेशा बिल्ड होया हुआ रहता है क्योंकि उसी में सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं। अगर हम देखें कि एग्जांपल है कि फैक्टोरियल 5 क्या कर रहा है, फैक्टोरियल 5 क्या कर रहा है, फैक्टोरियल 5 बुलाने पे चेक हो रहा है कि क्या 5 0 के बराबर है, नहीं 5 0 से बड़ा है, हाँ, तो रिटर्न क्या करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब ये वैल्यू है नहीं मेरे पास तो ये नीचे आएगा, अगले स्टेप पे जाएगा कि फैक्टोरियल n-1 कैलकुलेट करते हैं, जो कि फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 सिमिलरली प्रोसेस से कैलकुलेट होगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू, अभी 3 के फैक्टोरियल भी नहीं है मेरे पास, तो 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए फिर से सेम प्रोसीजर यूज होगा। तो क्या 3 0 के बराबर है, आंसर है नहीं। क्या 3 0 से बड़ा है, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 निकालने के लिए यूज होगा। तो फैक्टोरियल 2 देखते हैं तो फैक्टोरियल 2 भी नहीं, तो सिमिलरली ये वापस से रीड होगा तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 भी नहीं है तो ये 1 इंटू फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 नहीं है तो ये आंसर 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 मेरे पास है, मतलब ये रिटर्न 1 देगा। अब जैसे ये रिटर्न 1 देगा तो यहाँ रिटर्न किया 1, फिर यहाँ इसने क्या किया है, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ये 2 है जो कि यहाँ पे ये 2 भी वही n इंटू n-1 है इसके जस्ट पहले स्टेप का, तो ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा, फिर ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा, फिर ये यहाँ रिटर्न हो जाएगा, और फिर ये 120 मेन फंक्शन में रिटर्न होकर प्रिंट हो जाएगा। ये टोटल स्टेप्स ये फैक्टोरियल फंक्शन कैलकुलेट होने के लिए फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर हम फिबोनाची सीक्वेंस की देखें, फिबोनाची सीक्वेंस अगर हम देखें तो स्टार्ट होती है ये 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, सिमिलरली डॉट डॉट डॉट। अगर हम देखें तो ये हो क्या रहा है कि इन दोनों का सम यहाँ लिखा है, फिर इन दोनों का सम यहाँ लिखा है, इन दोनों का सम यहाँ, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम। इस तरह से जस्ट
प्रीवियस टू टर्म्स का सम है। तो हमने केवल देखे अगर यहाँ ये टर्म और ये टर्म बताने की जरूरत है किसी को। अगर मेरे को ये दो टर्म्स पता है तो कोई भी आगे के टर्म्स निकाल सकता है। कैसे? तो अगर एक मैथमेटिकल फंक्शन से देखूं तो एफ अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ जो फिबोनाची सीक्वेंस कैलकुलेट करे, तो फिबोनाची सीक्वेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट टर्म है। फिबोनाची सीक्वेंस की वैल्यू 1 होनी चाहिए अगर मैं सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फिबोनाची सीक्वेंस इन दोनों का सम होगा। फोर्थ कर रहा हूँ तो थर्ड और सेकेंड वाले का होगा। एन के लिए अगर कर रहा हूँ अदरवाइज, यानी जब एन 1 2 ना हो और एक पॉजिटिव नंबर हो, इसका मतलब ये क्या है, जस्ट एक छोटा वाला टर्म प्लस उससे एक और छोटा वाला टर्म, इन दोनों को हम लेंगे तो एफ एन ये होगा। तो अगर मैं देखना चाहूँ इस चीज़ को, अगर मैं मैथमेटिकली लिखा हूँ, इसको अगर मैं कोड में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझसे कोई फर्स्ट टर्म मांगता है तो 0 दे दो, मुझसे कोई अगर सेकंड टर्म मांगता है तो 1 दे दो। लेकिन कोई और टर्म अगर मुझसे डिमांड करी जाती है, एन माइनस वन वाला टर्म प्लस एन माइनस सेकेंड वाला टर्म पे जो वैल्यू है उनको ऐड कर दो। ठीक है। अब अगर स्टैक फ्रेम से समझे तो इसमें होगा क्या कि इसके में थोड़ा सा अलग चलेगा स्टैक। इसमें क्योंकि दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो सबसे पहले ये होगा कि फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन कैलकुलेट होगा। फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन के लिए स्टैक्स बनते जाएंगे और फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन जब कैलकुलेट होके आ जाएगा तो सारे स्टैक्स डिलीट होके यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन के पास। मेन फंक्शन मेरा ये है, तो इस फंक्शन के पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली अब n माइनस टू कैलकुलेट होने के लिए ऐसे ही स्टैक्स डेवलप होंगे और फिर जब इसके पास वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये ऐसे रिटर्न कर करके इसके पास एक वैल्यू दे देगा और ये सारे स्टैक्स डिलीट हो जाएंगे। अगर हम देखें तो इस तरीके से आगे बहुत सारे स्टैक्स डेवलप होते जाएंगे। इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी कि ये कैसे थोड़ा सा इनएफिशिएंट एल्गोरिदम है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगते हैं, रिपीटेड कैलकुलेशंस लगते हैं। तो फाइनली मेरे पास जब ये वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तब ये फंक्शन जाके मुझे मेन फंक्शन में कुछ रिटर्न करके देगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें फिबोनाची ऑफ मैं इसको फिब से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिबोनाची ऑफ 5 निकालना है। तो क्या 5 मेरा 1 है? नहीं। 5 2 है? नहीं। ये इस केस में चलेगा। तो फिब ऑफ 4 कैलकुलेट होगा सबसे पहले। ठीक है। फिब ऑफ 4 के लिए अगर मैं देखूं तो अभी मेरे पास अगर मैं देखूं तो फिब ऑफ 4 और फिब ऑफ 3 बचा है। ठीक है। 4 कैलकुलेट करने के लिए फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 यूज होगा। फिब ऑफ यहाँ फिब ऑफ 4, यहाँ फिब ऑफ 3, यहाँ फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए फिर फिब ऑफ 2 चाहिए, फिब ऑफ 1 चाहिए। ये तो 1 है तो ये तो ऊपर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिब ऑफ 2 के लिए क्या चाहिए? फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0। अब ये दोनों रिटर्न होंगे फिब ऑफ 2 देने के लिए। फिब ऑफ 2 यहाँ रिटर्न होगा। अब फिब ऑफ 2 फिब ऑफ 1 हो गया तो फिब ऑफ 3 यहाँ पे आएगा। फिब ऑफ 3 फिर यहाँ रिटर्न करेगा। सिमिलरली फिब ऑफ 2 फिर से कैलकुलेट होकर यहाँ से रिटर्न होगा तो फिब ऑफ 4 कैलकुलेट होगा। तो फिब ऑफ 3 सिमिलरली कैसे कैलकुलेट होगा? तो फिब ऑफ 3 के लिए फिर से फिब ऑफ 2 कैलकुलेट होगा, फिब ऑफ 1 कैलकुलेट होगा। फिब ऑफ 1 तो रिटर्न कर देगा इसको क्योंकि 1 के लिए मैंने डिफाइन किया है। ठीक है। और फिब ऑफ 2 यहाँ पे रिटर्न कर देगा सिमिलरली। सो अगर मैं इसको जस्ट एक नंबर से समझ लूँ तो फिब ऑफ 5 निकालना है तो फिब ऑफ 5 के लिए फिब ऑफ 4 चाहिए, फिब ऑफ 3 चाहिए। फिब ऑफ 4 के लिए फिब ऑफ 3 चाहिए, फिब ऑफ 2 चाहिए। और फिब ऑफ 3 के लिए फिब ऑफ 2 चाहिए, फिब ऑफ 1 चाहिए। फिब ऑफ 2 इज 1, फिब ऑफ 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1। अब 1 यहाँ रिटर्न हो गया और ये डिलीट हो गई। ठीक है। अब मैं यहाँ देखूँ तो ये फिब ऑफ 5 से फिब ऑफ 4 आए थे, फिब ऑफ 4 से फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 आए हैं। और फिब ऑफ 2 मेरे को पता है कि फिब ऑफ 2 1 है। ठीक है। तो फिब ऑफ 2 तो यहाँ आ जाएगा, अभी प्लस होना बचा है। ठीक है। और फिब ऑफ 3 मेरा फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 में ब्रेक होगा। फिब ऑफ 2 1 है, फिब ऑफ 1 0 है। इन दोनों का एडिशन होगा तो ये 1 बनेगा, ये 1 यहाँ रिटर्न हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 होगा, 2 यहाँ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 1 रिटर्न हुआ था। अब 2 प्लस 1 3 होगा, 3 यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो फिब ऑफ 5 3 आ जाएगा। और जो हम यहाँ से देखें तो 0 1 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म मेरा 3 है।
यानी फिब ऑफ 5 मेरा 3 है। इस टाइप से अगर हम देखें तो ये एक चीज ऐसे 2 में ब्रेक होगी, फिर ये भी 2 में ब्रेक होगा, फिर ये भी 2 में ब्रेक होगा। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ये एक्सपैंड कर जाएगा अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करूँ। और अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिपीटेड कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे अगर मैं फिब ऑफ 5 देखा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ फिब ऑफ 4 और फिब ऑफ 3 की ज़रूरत पड़ी। और फिब ऑफ 5 में जब मैंने फिब ऑफ 4 कैलकुलेट किया तो फिब ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए फिब ऑफ 3 ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो वैल्यू मेरे पास कहीं चूंकि स्टोर नहीं थी, तो इसका मतलब फिब ऑफ 3 2 बार कैलकुलेट होगा। सिमिलरली और बड़ी वैल्यूज लेंगे तो और ज़्यादा बार कैलकुलेट होगा। इसका मतलब इस एल्गोरिदम में एक थोड़ा-सा नुकसान है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए अगर आप कंप्यूटर में कभी इस एल्गोरिदम से फिब ऑफ 40 निकालेंगे या फिब ऑफ 100 निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमें कोड लिखना है सच दैट कि वो x की पावर n को इवैल्यूएट करे, जिसमें x एक रियल नंबर हो और n एक नेचुरल नंबर हो। इसको कैसे कर सकते हैं? मैथ लाइब्रेरी का यूज इसमें मना इसलिए किया गया कि मैथ में एक पाव फंक्शन करके होता है, पावर फंक्शन POW करके इम्प्लीमेंट करते हैं। उस फंक्शन में इनबिल्ट रहता है किसी भी नंबर की किसी भी पावर को कैसे निकालें। उसमें n नेचुरल होने की जरूरत नहीं होती है। सो अगर मैं जस्ट इसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लिख देता हूँ, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं कि x की पावर n क्या होगा। अगर मेरा मुझे ये श्योर शॉट पता है, अगर मेरा n 0 हुआ तो x मेरा 1 होगा। हाँ, एक पॉइंट और कि नेचुरल नंबर हम इन जनरल जब भी कंप्यूटर में लेते हैं तो 0 इंक्लूडेड मानते हैं इसमें। इसलिए नेचुरल नंबर लिखने के बाद ही मैंने यहाँ पे 0 लिया है। n अगर 0 होगा तो श्योरली x की पावर n 1 है। लेकिन अगर n नॉट इक्वल टू 0 है और n ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो उस केस में x की पावर n क्या होगा? x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब x इंटू जस्ट उससे एक छोटी पावर पता हो तो मेरे को काम पता चल जाएगा कि ये आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब मैं इसमें रिकर्शन लगा सकता हूँ, आप इसका कोड लिख सकते हो। मैंने हिंट दे दिया है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। You can scan this QR code for getting to know more about 9 pointer। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।